जल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है थलसाला। तो थलसाला क्या होता है, देखिए, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। आप गमला गमला तो जानते ही होंगे, समझ लीजिए उसको थलसाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे चित्र भी दिया गया है, तो ये सब देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये है थलसाला का चित्र। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? तो जब भी जल के बारे में आप सोचेंगे तो क्या बनेंगे? जैसे आप नदी के बारे में सोचेंगे, जलप्रपात यानी झरने के बारे में सोचेंगे, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षों से भरे गड्ढे में बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? तो देखिए, जल कहाँ गायब हो जाता है? एक तो वाष्पीकृत हो जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, दूसरा क्या होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए। ठीक है, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि आवाज़ स्पष्ट नहीं आती, तो प्लीज़ आप हेडफोन लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो जल वाष्पित क्यों होता है? गर्मी के कारण, सूर्य के ताप टेम्परेचर के कारण। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यानी जो जलवाष्प मतलब गर्म गर्म होकर ऊपर उठता है, वाष्पीकृत हो जाता है, तो बादलों का रूप ले लेता है। और ठंडा होकर संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, तो जिस प्रक्रम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, ये जल चक्र की डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पूछा जाए कि जल चक्र किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठीक है, और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से जरा जल चक्र को समझते हैं। अब जैसे मान लो ये जल चक्र का चित्र है। महासागर में क्या हुआ? सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण हुआ। ठीक है, तो वाष्पीकरण के द्वारा क्या हुआ? जल ऊपर उठा। जल ऊपर उठकर क्या हुआ? ऊपर उठा तो ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा ना, तो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेगा। और क्या होगा? फिर वो वर्षा के रूप में बरसेगा। ठीक है, वर्षा के रूप में बरसेगा, पहाड़ों पर वर्षा होगी, मैदानों में वर्षा होगी, जंगलों में होगी, और वो नदी तालाबों से होते हुए महासागरों में फिर से चला जाएगा और फिर से उसका वाष्पीकरण होगा। तो ये एक चक्र के रूप में होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जल चक्र। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत। अच्छा देखो, जल कितने प्रकार, एक तो लवणीय जल होता है, अभी हम नीचे देखेंगे पूरा। ठीक है, एक तो होता है लवणीय जल। लवणीय मतलब खारा जल, लवण यानी नमक आप कह सकते हो। एक होता है अलवणीय जल। तो अलवणीय जल यानी जो खारा ना हो, जो पीते हैं, तो कैसा जल पीते हैं हम लोग? अलवणीय जल पीते हैं। तो अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या हैं? जैसे नदी है, ताल है, सोते एवं हिमनद है। हिमनद का मतलब हुआ ग्लेशियर्स हैं। क्यों? ये बरसता है। और महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। तो आप समझ गए हो, नदी का जल कैसा होता है? अलवणीय होता है, यानी नदी का जल खारा नहीं होता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, यानी खारा होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, तो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र। तो इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर एक चित्र जो कि है विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ। तो इसको हम आपको दूसरे तरीके से इसी को दिखाते हैं। तो इसमें है विश्व, जिसमें कि प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ देखेंगे। तो विश्व का ये मानचित्र है, सारे महाद्वीप दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इधर यूरोप है। तो इसमें प्रमुख समुद्र कौन कौन से आप देख रहे हो? एक यहाँ पर
सबसे पहले मानचित्र जब भी आप देखें तो अक्षांश देशांतर जरूर देखें। हम लोगों ने 6 क्लास की एनसीईआरटी जब कंप्लीट की थी तो उसमें अक्षांश देशांतर के बारे में बहुत विस्तार से समझा था कि क्या होते हैं अक्षांश देशांतर। तो ये जो पड़ी रेखाएं हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और ऐसी पृथ्वी के बीच में कहीं खींची नहीं गई, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, मतलब मान लिया कि ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। अब इसके ऊपर जो भी रेखाएं हैं, ठीक है, वो भी अक्षांश रेखाएं हैं, नीचे भी अक्षांश रेखाएं। तो इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कह दिया गया और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कह दिया गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्क रेखा। तो हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। तो ये लिखा हुआ है मकर रेखा। चलिए, ये तो अक्षांश रेखाएं हो गई। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये जो रेखा आप देख रहे हो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में आप बढ़ते चले जाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? पूर्वी देशांतर। अब जैसे 60 पूर्वी देशांतर, 100 पूर्वी देशांतर, और पूरा जब आप इसके पीछे चले जाएंगे पृथ्वी के, मतलब यहाँ 0 डिग्री से घूमते घूमते, पृथ्वी तो गोल है, ठीक है, मानचित्र की तरह सपाट तो है नहीं, गोल है पृथ्वी, मान लीजिए गोल है। तो जब आप चलते चले जाएंगे तो 180 डिग्री, ये जो अब 180 डिग्री है ये कहाँ है? इस 0 डिग्री के ठीक पीछे है। मतलब अगर आप यहाँ से जाएंगे सीधे तो इसके बिल्कुल पीछे पहुँच जाएंगे। तो अगर पूरब से आप जाएंगे, इस 0 डिग्री से अगर पूरब की तरफ आप जब बढ़ेंगे, जैसे जैसे पूरब की तरफ, तो उन देशांतर को क्या कहा जाएगा? पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। अगर आप यहाँ से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इन सभी देशांतरों को क्या कहा जाएगा? पश्चिमी देशांतर। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और इधर लिखा हुआ है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही लाइन है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। एक ही क्यों है? अच्छा, फिर अलग अलग क्यों लिखा है? बस इसलिए लिख दिया गया है कि अगर आप पूरब से जाएंगे तो इसको कहा जाएगा पूर्वी देशांतर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इधर से जाएंगे तब आपको कहा जाएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, चलिए, अगर मान लो हम इसको फोल्ड कर दें तो क्या होगा? ये जो 180 डिग्री है पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी डिग्री देशांतर, ये दोनों जुड़ जाएंगी आपस में। ठीक है, एक ही लाइन है ये। तो इसी हिसाब से आप देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशांत महासागर। ये इतनी जानकारी मैंने इसलिए बताई है अक्षांश देशांतर, ताकि आप समझ सको इसको। ठीक है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि मानचित्र हम लोग सपाट देखते हैं और पृथ्वी जबकि गोल है। तो ये जो प्रशांत महासागर है, जब इसको आप फोल्ड करोगे इसी मानचित्र को, तो क्या होगा? ये उधर से भी तो जुड़ेगा। तो प्रशांत महासागर जो है ये है। और क्या है? देखिए, ये तो हमारा प्यारा भारत है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ये जो एस आकार का है, अंग्रेजी के एस आकार का, ये है अटलांटिक महासागर। तो उत्तर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर आप कह सकते हो और इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये सब कुछ समुद्र हैं, महासागर हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो भूमध्य सागर। मानचित्र जरूर देखना चाहिए। अफ्रीका और यूरोप के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो भूमध्य सागर है, पास में ही काला सागर है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर लाल सागर है। तो मानचित्र जरूर देखने चाहिए। जो चाइना है, ये चीन है, और चीन के पूरब में जो सागर है उसको कहा जाता है पूर्वी चीन सागर। चीन के दक्षिण में जो सागर है उसको कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। न्यूज़ में आपने सुना होगा, कितना विवाद उस पर चल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूरब में है उसको कहा जाता है कोरल सागर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लेना चाहिए। यहाँ पर है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सी। और उत्तरी गोलार्ध के पास में यहाँ पर है आर्कटिक सागर, ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हो। और दक्षिणी गोलार्ध के पास में है यहाँ पर इधर दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये कुछ समुद्र हो गए। और प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ क्या हैं? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? मरे और डार्लिंग नदी वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चीन की प्रमुख नदी यहाँ पे देखो हुआंगहो लिखी हुई है। सीक्यांग, मीकांग भी है। और अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ जैसे नील नदी हो गई है,
कांगो नदी हो गई है, ऑरेंज नदी हो गई है, नाइजर नदी हो गई है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी बहुत प्रमुख है। ठीक है, आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर नदी देखो तो मिसिसिपी है, मिसौरी है, सेंट लॉरेंस है, ये सब वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। झीलें हैं यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, ये चाहें तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो और देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जल का वितरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं चाहूँगा कि आप नोट जरूर कर लें, लिख लें आप इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो लवणता किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। लवणता किसे कहते हैं, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं, उस जल की। ठीक है, तो 1000 ग्राम जल में यानी 1 किलो जल में, 1 लीटर जल में नहीं, यहाँ पे लिखा है 1000 ग्राम जल में। ठीक है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की कितनी मात्रा है, उसको क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, या कह सकते हो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, एक ही बात हुई। यह है महासागर की औसत लवणता, तो इसको नोट कर सकते हो आप। अब देखते हैं जल का वितरण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है, 73% करीब, 71-73% करीब जो है वो उस पर जल है। ठीक है, बाकी सब जो थोड़ा सा है वो स्थल है। तो 3/4 भाग पृथ्वी का क्या है, जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर इतना जल है, मतलब 3/4 तो सिर्फ जल ही जल है पृथ्वी पर, और 1/4 स्थल है, तो इतना ज़्यादा जल है पृथ्वी पर, तो इसकी कमी क्यों है आखिर। तो उसका जवाब देखिए यहाँ पर है, क्योंकि देखिए बता रहे हैं आपको, दरअसल हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो अलवणीय जल, मतलब मीठा जल प्रयोग करते हैं। खारा जल तो उपयोग करते नहीं, ना तो उसको पीते हैं, ना ही उसे उपयोग में लाते हैं किसी प्रकार से। तो समुद्रों में जो जल है, जो महासागरों में जल है, वो तो लवणीय जल है, नमकीन जल है, उसका तो कोई उपयोग है नहीं हमारे जीवन में। ठीक है, उतना देखिए, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। इसको आप एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जितना भी पूरी पृथ्वी पर कितना है, जो भी जल है, जितना भी जल है पूरी पृथ्वी पर, उसका 97.3% यानी बहुत भारी मात्रा वो कहाँ है, महासागरों में है। जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, इन सभी महासागरों को मिलाकर और समुद्रों को, महासागरों को मिलाकर 97.3% है। अब है बर्फ़ के छत्रक, उनमें कितना है, उनमें, या ग्लेशियर्स कह सकते हो आप, उनमें कितना है, 2% है। तो 99.3% तो इन दोनों को मिलाकर हो गया। अब बाकी जितना बचा, देखो 99.3% तो हो गया इनमें मिलाकर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से देखो, जो महासागर का जल है वो तो लवणीय जल है, नमकीन जल है, हमारे किसी काम का नहीं है उतना, ना तो हम इसको पी सकते हैं। जो बर्फ सत्रक है ये 2% जल है। भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर कितना है, 0.68%, बहुत कम। झीलों का अलवणीय जल यानी झीलों का जो मीठा जल है वो है 0.009%, बहुत कम। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें भी हैं, ये जल 0.009% ये भी है, जो उतना काम का नहीं है। नमक बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम उसका। वायुमंडल में भी थोड़ा विद्यमान होता है आर्द्रता के रूप में, या कह सकते हो 0.0019%, बहुत थोड़ा सा। जितनी भी नदियां हैं, आप देखिए आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि जितनी भी नदियां हैं उनमें जल कितना है, पूरे संसार का जितना जल है उसका 0.0001%। ठीक है, बहुत थोड़ा सा जल। ये सब आप जोड़ोगे तो ये 100% होता है जाकर तब। ठीक है, तो पीने का जल जो हमारे लायक है वो तो बहुत थोड़ा सा है, इसलिए कहते हैं जल को बचा कर रखिए। चलिए, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर यानी डेड सी जो कहाँ है, इजराइल में है। इसको आप नोट कर लीजिए, मृत सागर कहाँ है, इजराइल में है, या डेड सी भी लिखा हुआ मिल सकता है।
तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ठीक है, तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, प्लव यानी तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब ये तो घनत्व से होता है। देखिए, जिस जल का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें तैरने में आसानी होगी। क्यों? वहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लग जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, ये आपने शायद पढ़ा होगा किसी क्लास में। तो क्या होता है कि अब मान लो मेरा वजन मान लो 65 kg है, मान लो। ठीक है, तो अगर मैं अपने वजन के बराबर जल हटा लूँगा तैरते समय तो मैं नहीं डूबूंगा, तो मैं तैर सकता हूँ। और जल का घनत्व तो ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ा सा ही जल हटाना पड़ेगा ना, तो हमारे वजन से ज़्यादा जल हट जाएगा, थोड़ा सा ही हटाना पड़ेगा हमको, इसलिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्रियाकलाप उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ठीक है, तो इसीलिए जागरूक रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, इसको नोट कर लीजिए। अब जानते हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कौन से कथन सत्य असत्य हैं, तो महासागरीय जल जो है वो हमेशा गतिमान रहता है। ताल का तो स्थिर होता है जल, झील का भी स्थिर होता है, लेकिन महासागरीय जल जो होता है वो हमेशा गति करता रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे। तो महासागरीय जल को किस प्रकार आप बांट सकते हो? जैसे तरंगों में, ज्वार भाटा एवं धाराओं में। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे। ये प्रशांत महासागर का एक दृश्य है, ये तो बस एक चित्र है। ठीक है, प्रशांत महासागर तो बहुत बहुत विशाल है। अब यहाँ पे लिखा हो, क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो तरंगे क्या होती हैं इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिरती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तरंगे उठ रही हैं।